हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइज आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 के फिजिक्स मॉडल सेट 2। इसके पहले मैंने मॉडल सेट 1 डाल दिया है वीडियो, मुझे आशा है आप लोग देख लिए होंगे। तो आज मैं इसका सेकंड पढ़ाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें मैंने जितना भी प्रश्न बताऊंगी उन सभी को याद कर जाइएगा, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत ही नियर है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न में क्या है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता होती है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन r होती है। क्या होता है, वर्णिक परावैद्युता को हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं और आपेक्षिक यानी किसी अन्य माध्यम माना जाता है उसे आपेक्षिक बोलते हैं। तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका बीमा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 80। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 80 होगा। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कूलाम मीटर। फिर देखिए नेक्स्ट है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। कितनी होगी उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स, तो यदि किसी गोले पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाए तो उसका विद्युतीय फ्लक्स होगा 36 पाई इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर के स्क्वायर प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। क्या, तो 36 पाई इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम। नेक्स्ट है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। एक कोई बिंदु आवेश है, वहां से Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान बताना है कितना होता है, तो विद्युत विभव भी इक्वल होता है आपका 1 बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। नेक्स्ट है एक फेराडे बराबर कितना होता है। एक फेराडे बराबर कितना होता है, तो एक फेराडे बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। ये जो आपका दिया गया है फिगर, इसमें आपको बताना है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान, सी का मान बताना है कि कितना होगा। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 4/3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। कितना संधारित्र की धारिता होगी, तो इसका राइट आंसर होगा कि संधारित्र की धारिता होगी 2 इंटू 10 की पावर -4 फेराडे। किसी संधारित्र पर 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उसमें जो संचित ऊर्जा होता है वो होता है 2 इंटू 10 के पावर -4 फेराडे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता सी इक्वल, तो इसका राइट आंसर होगा फेराडे। इसका मात्रक होता है फेराडे होता है। नेक्स्ट है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है, तो कार्बन प्रतिरोध जो होता है उसमें कलर कोड, तो उसमें हरे रंग का होता है 5। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हरे रंग का 5 होता है। नेक्स्ट है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब, तो जब आपका तापमान अधिक बढ़ता है तो आपका चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। कितना कार्य किया जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। 10 में 10 से गुना कीजिएगा 100 आएगा, फिर 100 में आप 15 से कीजिएगा 1500। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 1500 जूल कार्य किया जाएगा।
नेक्स्ट है विद्युत हीटर में जिस तत्वों का व्यवहार किया जाता है वह क्या है, तो वह है आपका नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट है 15 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो देखिए इसमें से जो जिसका जितना जो कम होता है कार्य उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, यानी 25 वाट और 100 वाट में कौन कम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 25 वाट कम है ना, तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑपोजिट होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है किसके द्वारा मापा जाता है, तो विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों की माप की जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत, तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है, कितना मान होता है टाउ का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टाउ वेक्टर इक्वल एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, क्या, तो आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है। कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी √3r, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा √3r। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में v वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाले बल का व्यंजक है, क्या व्यंजक होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि f वेक्टर इक्वल q इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह आपका चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला व्यंजक है बल का। नेक्स्ट है लोहा होता है, तो लोहा क्या है, तो लोहा लोह चुंबकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लोहा लोह चुंबकीय होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या बढ़ेगा या घटेगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि वह घटता है। अगर चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाइएगा तो दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल होता है वह घटता जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, देखिए विषुवत रेखा बोल रहा है, ओनली तो नमन कोण का मान आपका 90 होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर उसका मान 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 0 होता है। नेक्स्ट है निकेल होता है, देखिए निकेल कॉपर और लोहा ये तीनों लोह चुंबकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लोह चुंबकीय होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण यानी नमन कोण होता है, तो देखिए ओनली नमन कोण पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ कि नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर आपका 0 हो जाता है। नेक्स्ट है लेंस का नियम पालन करता है, तो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सी राइट होगा सॉरी। अगला प्रश्न है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है आपका हेनरी। ये बहुत ही VVI है, आपके एग्जाम में यह पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यह स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है हेनरी मात्रक होता है किसका, तो देखिए स्वप्रेरकत्व यानी वही प्रेरकत्व, तो हेनरी किसका मात्रक होता है, प्रेरकत्व का, और प्रतिघात और प्रतिबाधा का ओम मात्रक होता है, ओम ओनली ओम। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रतिरोध को। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाने की ज़रूरत है तो उच्च प्रतिरोध का, उच्च प्रतिरोध लेंगे तो वोल्टमीटर बन जाएगा गैल्वेनोमीटर से। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो एलआर परिपथ की प्रतिबाधा आपका होता है √r² प्लस ओमेगा का स्क्वायर और एल का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर ओमेगा जो है यह आवृत्ति है आपका, एल प्रेरकत्व का है और आर प्रतिरोध है या प्रतिघात है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है प्रतिघात का मात्रक है, तो इसका प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है
तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान मापता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है, तो वो तो एक ही है, डायनेमो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग तो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती है, कहाँ कहाँ विक्षेपित हो सकती है? क्या सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र में या सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में या दोनों में? या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युतीय क्षेत्र में दोनों में विक्षेपित हो सकती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए और बी दोनों। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात बी बटा ई का मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है? तो इसका मात्रक होता है एस प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? तो वह होता है आपका बैगनी रंग के क्रांति कोण सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हीरे का अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक तो आप जानते हैं, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है कितना? तो 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण इसका क्रांति कोण कम होता है। नेक्स्ट है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो आप 100 में 20 से भाग दो, 5 डायोप्टर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, 5 डायोप्टर होगा क्षमता इसका। ओके, नेक्स्ट है दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, इसको संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए आप इसको जोड़िएगा, तो एक है -15 एक है +5, तो इसमें जोड़िएगा तो घट जाएगा, 15 में से आपका 5 जाएगा तो -10 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि -10 सेंटीमीटर। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस, जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट है सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी, नली की लंबाई पूछा जा रहा है कि क्या होगी, आवर्धन क्षमता नहीं, आवर्धन क्षमता तो -FO बटा FE होगा, लेकिन लंबाई होगा जो और जुट जाएगा, यानी FO + FE। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगर यहाँ पर आवर्धन क्षमता पूछे तो FO बटा FE होगा, माइनस में होता है -FO बटा FE। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, यानी प्रकाश आप जानते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो किस घटना से हमें मालूम चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो वह ध्रुवण की घटना से पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण डेल्टा m बराबर होता है, क्या होता है? तो इसका होता है μ-1 × a। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? तो अगर शक्ति पूछे तो वो 0 होती है, यहाँ पर त्रिज्या पूछे तो अनंत होती है। ओके, और यहाँ पर राइट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आपका डिस्टेंस का मात्रक है, यानी दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो फ्रिंज की चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वह अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपका सी राइट हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहता है फ्रिंज की चौड़ाई। नेक्स्ट है किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम दिए थे तो वह किस नियम का पालन करता है? तो देखिए फर्स्ट नियम जो है वो आपका आवेश के संरक्षण का नियम पालन करता है, और सेकंड जो दिए थे वो ऊर्जा संरक्षण का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो क्या? तो द्वितीय नियम है जो ऊर्जा संरक्षण का, और फर्स्ट नियम जो है वो आपका आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। ये दोनों में से कोई आपके एग्जाम में 100% पूछता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो बीटा इक्वल होता है कैपिटल डी लैम्डा बटा स्मॉल डी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम क्या है? तो ब्रूस्टर का नियम है म्यू इक्वल 10 IP। ऑप्शन नंबर सी राइट का म्यू इक्वल 10 IP। नेक्स्ट है
किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा S/√2m भी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ये आपका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगा। नेक्स्ट है 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन की संख्या क्या होगी? तो फोटॉन की संख्या होगी आपका 10⁻20। ऑप्शन नंबर सी होगा 10⁻20। नेक्स्ट है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो आपके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो जो बामर श्रेणी होती है वह दृश्य भाग में पड़ती है और लाइमन श्रेणी आपका परावैज्ञानिक भाग में पड़ती है। पाचन श्रेणी जो होती है आपका वह अवरक्त भाग में पड़ती है। इस सभी में से आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है 1 AMU बराबर होता है, क्या होता है 1 AMU बराबर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻17 kg। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यहाँ पर 17 है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 6 गुणांक का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, SZ जिसे बोलते हैं हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? तो भेदन क्षमता आपका गामा किरण का सबसे ज्यादा होता है, भेदन क्षमता गामा किरण का सबसे ज्यादा होता है जिसके कारण इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो एक्टिव तत्व के लिए होता है TA = 1/λ। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है एक अर्धचालक को T1K से T2K ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है, किसके साथ मिलाया जाता है जर्मेनियम को? तो आप जानते हैं कि जो ट्राइकोवालेंट होते हैं यानी 3 उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा गैलियम के साथ, तो उसे हम संयोजित करते हैं जिसके फलस्वरूप पी टाइप अर्धचालक बनता है। एक होता है आपका एन टाइप अर्धचालक जिसमें कि पेंटावालेट को मिलाया जाता है, यानी जिसका होता है इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 5। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है दिखाया गया सत्यता सारणी है, यह कौन सी सारणी है? आपको बताना है कि यह कौन सी सारणी है। तो देखिए यह आपका और गेट है या एंड गेट है या नॉर गेट है, यानी इनमें से कोई नहीं है। यानी तो यह है जो आपका यह, तो यह इनमें से कोई नहीं है, यह कोई गेट से मैच नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है आपका A+B रेखिक = Y। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें से बताना है आपको कि कौन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका निकाल लीजिएगा 12 का क्या क्या होता है, तो इस तरह से आप निकालिएगा जैसे कि मैंने बताया था अगले वीडियो में भी 12 का इस तरह से आप निकालिएगा। 2 से इसमें केवल भाग देना है आपको, तो 6 आएगा यहाँ पर 0 बचेगा। फिर आप 2 से कीजिएगा तो 3 आएगा, यहाँ पर 0 बचेगा। फिर 2 से कीजिएगा तो 0 बचेगा और यहाँ पर आपका आएगा 1। इस तरह से आप निकालिएगा तो आपका कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 0011। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, इतना आएगा आपको। ओके फिर देखिए नीचे से जोड़िएगा। अगला प्रश्न है वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होती है? वातावरण के किस सतह से? तो इसका राइट आंसर होगा कि वातावरण की जो आयनोस्फीयर होता है वहां से रेडियो वेव्स परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो मॉड्यूलन होता है वह 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। नेक्स्ट है आकाश तरंग यानी स्काई वेव का संचार आधारित है, किस पर आधारित है? तो वह आधारित है आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर वह डिपेंड है, आधारित है। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।